न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी आसिफ शेयर कर रहे हैं। आसिफ कहते हैं, आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग जोराबाद के रहने वाले हैं और ये आज से 10 साल पुरानी बात है। मेरे मामू का बेटा आया हुआ था, तो हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम लोग बाहर घूमने फिरने जाएंगे। हम लोगों को गर्मी की छुट्टियां हुई थी। वैसे भी हम लोगों ने मैट्रिक के एग्जाम्स दिए थे और हम लोग बिल्कुल फ्री थे। हम लोगों ने एक प्लान किया और हम लोग बाइक लेकर अपने इलाके से बाहर निकल गए। दूर दराज एक गांव का इलाका था। वो गांव काफी ज्यादा खूबसूरत था, सरसब्ज गांव था। हम लोग उस साइड पर निकल गए। हम लोगों को वक्त का आइडिया ही नहीं हुआ, हम लोग बहुत ज्यादा आगे निकल गए। हम लोगों ने देखा कि चलो चलकर देखते हैं ये गांव खत्म कहाँ पर होता है। हम लोग उस गांव की आखिरी हदूद तक पहुंच गए। आगे से बिल्कुल वीराने और सुनसान इलाके शुरू हो चुके थे। अभी मगरिब की अजान नहीं हुई थी। हम लोग जब अपने शहर से निकले थे तो वहां से हम लोगों ने कुछ खाने पीने का सामान भी ले लिया था। रास्ते में हम लोग कुछ जगह बैठ कर रेस्ट भी करते रहे। जब हम लोग वहां पर पहुंचे, हम लोगों ने अपने मोटरसाइकिल को एक साइड पर खड़ा कर दिया और उन वीरानों में आगे चल के देखने लगे। हमें उन वीरानों की तरफ से इस तरह से आवाजें आ रही थी जिस तरह से वहां पर शामियाने बज रहे हैं, वहां पर किसी की शादी की तकरीब हो रही है। हम लोग बड़े हैरान हुए कि यहाँ से तो आबादी बहुत ज्यादा पीछे रह जाती है। इन वीरानों से ये शादी के शामियाने कैसे बच सकते हैं, यहाँ पर शादी कैसे हो सकती है। चलो हम लोग आगे चल के देखते हैं। हम लोग पैदल ही आगे जाने लगे क्योंकि वो सारा मिट्टी वाला कच्चा रास्ता था। वहां पर बहुत ज्यादा झाड़ियां और घास भी था। उसके ऊपर मोटरसाइकिल लेकर जाना हम लोगों को ठीक नहीं लग रहा था कि कहीं कोई कांटा चुभने से या कोई ऐसी चीज अगर आ गई तो टायर कहीं पंचर ना हो जाए। और हम लोग थे भी आबादी से काफी ज्यादा दूर। हम लोग आगे बढ़ते गए और वो आवाजें करीब से करीब तर होती गई, यहाँ तक कि वहां पर घने दरख्तों का सिलसिला भी शुरू हो गया। दूर से हमने देखा बहुत सारे लोग थे, उनमें बहुत ज्यादा औरतें भी थीं। ऐसे लग रहा था जैसे किसी की शादी हो रही है और कोई मेहंदी का फंक्शन है। मगरिब हो चुकी थी। दरख्तों में आकर हम लोगों को ये भी एहसास नहीं हुआ कि बाहर कितना अंधेरा हो चुका है। हम लोगों के पास सिर्फ एक ही मोबाइल था, वो भी मेरे कज़न का था। उस पर भी सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। हम लोगों ने टॉर्च ऑन की। हम लोग वो शादी का फंक्शन देख रहे थे। हम लोग वो फंक्शन सिर्फ इसलिए देख रहे थे कि वो बहुत अजीब था। उनके हाथों के ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे आग जल रही है और वो हाथों को हवा में लहरा रहे थे। बहुत ज्यादा औरतें थी और बहुत ज्यादा मर्द भी थे। उस शादी में जितने भी मर्द थे वो सब काले लिबास में थे और वो सब जैसे एक लाइन बनाकर एक कोने पर खड़े हुए थे। और जो औरतें थी वो अजीबोगरीब तरह से रक्स कर रही थी। उनके हाथों से आग के शोले निकल रहे थे। ये चीज बहुत ही ज्यादा भयानक थी। तभी एकदम से देखते देखते वो इतने ज्यादा लोग एक झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे और देखते देखते वो सैकड़ों की तादाद में मर्द और औरतें उस झोपड़ी में चले गए। ये मंजर देखकर हम लोगों के तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये कैसे मुमकिन है, इतनी सी झोपड़ी में इतने सारे लोग कैसे जा सकते हैं। मेरे कज़न ने कहा, हो सकता है ये झोपड़ी दूसरी तरफ से खुली हुई हो और ये लोग वहां से निकलकर आगे जा रहे हों। चलो हम जाकर देखते हैं। हम लोग उस झोपड़ी के आसपास गए। वो झोपड़ी चारों तरफ से बंद थी। एक कच्ची कुटिया, एक झोपड़ी, बिल्कुल छोटी सी झोपड़ी होगी। उसमें तो 5 लोग भी नहीं आ सकते थे, जिसमें 500 के करीब लोग गए थे। अभी हम लोग वहीं पर खड़े थे। हम लोगों को बिल्लियों के बोलने की आवाज आने लगी। तभी हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों के पीछे 6-7 काले रंग की बिल्लियां थीं। वो बिल्लियां कहाँ से आई हमें नहीं पता और वो हमें देखकर ऐसे बोल रही थी जिस तरह से वो बिल्लियां रो रही हैं। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए।
मैंने अपनी कज़न से ये कहा कि चलो यहाँ से निकलते हैं, मुझे कोई और ही माजरा लगता है। वो सब के सब लोग यहाँ पर गायब हो चुके हैं। जो ही हम लोग जाने लगे, हमें ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से किसी औरत की आवाज़ आई है और वो औरत जिस तरह से कुछ बोल रही है। हम लोगों ने पीछे पलट कर देखा तो झोपड़ी से बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसने वही जेवर पहना हुआ था और शादी वाला लिबास पहना हुआ था, जैसे वो किसी की शादी में आई हो। उसने हाथ में एक दिया भी पकड़ा हुआ था जो जल रहा था। उसकी रोशनी में उसका चेहरा नजर आ रहा था। उसकी रंगत काफी ज्यादा गहरी थी, लेकिन नैनक्श बहुत पुरकशिश। वो हमें देखकर मुस्कुराने लगी और ये कहने लगी कि शाम के बाद यहाँ पर आना मना है, यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं देना चाहते। बस ये सुनने की देर थी। मैंने अपने कज़न का बाजू पकड़ा और उसको खींचता हुआ आगे की तरफ ले जाने लगा। वो बार बार पीछे ही पलट कर देख रहा था। वो काले रंग की बिल्लियाँ सब उस लड़की के पास जाकर बैठ गईं और देखते ही देखते वो काले रंग की बिल्लियाँ भी उस झोपड़ी के अंदर चली गईं। वो लड़की 2-4 कदम हम लोगों के पीछे भी आई और एकदम से गायब हो गई। हम लोग बहुत डर गए। हम लोगों ने भागना शुरू कर दिया। अब हम दरख्तों में से निकल रहे थे। 1-2 जगह पर हम लोग गिरते गिरते भी बचे। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। उन दरख्तों से तो हम लोग बाहर निकल आए, लेकिन अपने पीछे मुसलसल हम लोगों को औरतों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई 2 से 3 औरतें हैं और वो मुसलसल कुछ बोल रही हैं और बोलते हुए हम लोगों के करीब आती जा रही हैं। हम लोग हद से ज़्यादा खौफजदा थे। पता नहीं अब हम लोगों के साथ क्या होगा। जैसे ही हम लोग अपने मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ने लगे, हम लोगों ने मोटरसाइकिल एक दरख्त के नीचे खड़ा किया था, तो हम लोग क्या देखते हैं, वहां पर काले लिबास में जिस तरह से कोई औरत खड़ी हुई थी। हम लोग डर गए कि ये औरत पता नहीं कौन है। जब हम लोग अपने मोटरसाइकिल के करीब भागते हुए जाने लगे, हम लोगों ने टॉर्च ऑन की हुई थी। मगरिब की अजान हो चुकी थी। गर्मी होने की वजह से अभी सूरज की रोशनी कुछ बाकी थी। दरख्तों में तो खूब अंधेरा हो चुका था और जिस जगह पर वो झोपड़ी थी वहां पर भी बहुत ज्यादा अंधेरा था। हालांकि वो झोपड़ी बिल्कुल एक खुले मैदान, एक वीराने में थी। जैसे हम लोग अपने मोटरसाइकिल के करीब गए, वो औरत तो जैसे दरख्त के पास ही गायब हो गई। हम लोगों ने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया। मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा था। जैसे कैसे करके मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकलने लगे, तो मेरे कज़न के सर के पीछे किसी ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा और एक खौफनाक चीख गूंजी और उसने ये कहा कि शाम के बाद अगर दोबारा इस तरफ आए तो तुम लोगों को जान से मार देंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। बहुत तेज स्पीड के साथ मोटरसाइकिल चलाकर हम लोग उस गांव की आबादी में पहुंचे। हम लोगों के हलक इस हद तक खुश्क थे कि जैसे अगर पानी का एक घूंट ना पिया तो शायद हम लोगों को कुछ हो जाएगा। हम लोगों ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी बड़ा घर था। वहाँ से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। हमने उन अंकल से पानी मांगा कि मुसाफिरा हमें पानी पिला दो। हमारी हालत देखकर वो परेशान हो गया और भागता हुआ गया ठंडा पानी लेकर आया। उसने हमें पानी पिलाया। वहाँ पर हम लोगों को चारपाई पर बिठाया और पूछने लगा कि तुम लोग कौन हो और इन वीरानों की तरफ इस टाइम क्या कर रहे हो। हम लोगों ने बताया कि हम लोग जोराबाद से आए हैं। हम दोनों कज़न हैं। हम दोनों इस गांव को देखने के लिए आए थे और इस गांव को देखते देखते हम लोग वीरानों में निकल गए। वहां पर हम लोगों ने एक अजीबोगरीब शादी देखी। वो लोग बहुत ज़्यादा अजीब थे और तादाद में बहुत ज़्यादा थे। उनके हाथों के ऊपर से आग के शोले दहक रहे थे और देखते ही देखते वो एक झोपड़ी में जाकर गायब हो गए। वहां पर हमने एक भयानक लड़की को भी देखा और कुछ काले रंग की बिल्लियों को भी। वो आदमी बहुत ज़्यादा डर गया और ये कहने लगा वो इलाका जिन्नात का इलाका है। वहां पर जिन्नात की बकायदा एक झोपड़ी भी है। उस झोपड़ी के आसपास कभी भी कोई नहीं जा सकता। उन जिन्नात के डर से अब गांव का कोई भी आदमी जंगल में लकड़ी काटने के लिए भी नहीं जाता। हम लोग आग जलाने के लिए जो लकड़ी काटते हैं या तो अपने गांव के दरख्तों से काटते हैं या फिर दूसरे गांव से लकड़ी लेकर आनी पड़ती है। वहां पर बेतहाशा जिन्नात हैं। तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी। अगर तुम लोग वहां से ना निकलते तो वो तुम लोगों को जानी नुकसान दे देते। वहां पर अक्सर जिन्नात की शादियां होती हैं, शामियाने बजते हैं और ढोल बजने की भी आवाज़ें आती हैं। खाने पकने की खुशबू भी आती है। वहां पर एक मखसूस पीपल का दरख्त है जहां पर हमने मोटरसाइकिल खड़ा किया था। वहां तक उन जिन्नात की हदूद है। उससे आगे वो जिन्नात हम लोगों की आबादी की तरफ नहीं आते क्योंकि वो उन वीरानों के ही वासी हैं और वहीं पर रहते हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि वो झोपड़ी सिर्फ देखने में एक छोटी सी झोपड़ी है, उस झोपड़ी के अंदर जिन्नात का पूरा शहर आबाद है। वो सिर्फ महज इंसानी आंखों के लिए एक झोपड़ी है। दोबारा कभी भी उस तरफ मत जाना, अब तुम लोग अपने घर चले जाओ। अगर उन जिन्नात में से कोई भी मखलूक तुम्हारे पीछे लगी हुई तो तुम लोगों को घर तक पहुंचने नहीं देगी। उसने तो हमें और ही डरा दिया। हम लोग पानी पीकर रात होने से पहले पहले वहां से निकलना चाहते थे। सूरज डूब चुका था। हम लोगों ने बड़ी तेजी से बाइक चलाया और अपने शहर वापस पहुंचे। अपने घर आकर हम लोगों ने सांस लिया। अभी भी हम लोग डरे हुए थे। हम दोनों को बहुत सब बुखार हो गया। 2-3 दिन हम लोगों को बुखार रहा। 2-3 दिन के बाद डरते डरते हम लोगों ने अपने घर वालों को ये बात बताई। हमें बहुत ज्यादा डांट पड़ी और अब्बू ने सख्ती से मना कर दिया कि तुम लोगों को चलाने के लिए मोटरसाइकिल भी नहीं मिलेगा, और अगर तुम लोग अकेले घर से बिना बताए बाहर गए तो तुम लोगों को बहुत मारूंगा। उसके बाद हम लोगों ने कभी भी ये हरकत नहीं की। उस गांव में भी कभी हम लोग नहीं गए। ये हम लोगों की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और मैं ये कहना चाहूँगा, कभी भी वीरानों में अगर आपको कोई भी आवाज़, कोई भी जिशन नज़र आए तो उस तरफ नहीं जाना चाहिए। हम लोगों के साथ वालिदैन की दुआएं थी। अल्लाह का करम था जो हम लोग बच गए, वरना हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता जो जिन्नात के इलाके में जाकर वहाँ से बचकर वापस आ जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। बिल्कुल अपना ख्याल रखना चाहिए। कभी भी वीरानों में ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जिनके बारे में आप लोग बिल्कुल भी नॉलेज ना रखते हो। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वहीद शेयर कर रहे हैं। वहीद कहते हैं, आज आपके साथ अपने गांव की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों का गांव कोट मोमन से आगे है। हम लोगों के गांव में एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान का एक मखसूस दरख्त है जिस दरख्त के बारे में ये मशहूर है कि उस दरख्त के ऊपर जिन्नात के कुछ खानदान आबाद हैं। वो जिन्नात चांद की मखसूस तारीखों में अपना आप जाहिर करते हैं और वहाँ पर बाकायदा उनकी शादियाँ भी होती हैं, और उनकी अगर कोई जिन मर जाए, किसी की मौत हो जाए तो बाकायदा मातम भी होता है। मैं इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। मुझे गोरकन ने बताया। वो गोरकन बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, 80 साल के करीब उसकी उम्र हो चुकी है। अब वो सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान का चक्कर लगाता है, कभी कभार वहां पर बैठता है। उसका बेटा उसकी जगह पर कब्र वगैरह जो बनानी होती है, खोदनी होती है, सारा कुछ वही करता है। एक दिन मैं उस बूढ़े गोरकन के पास बैठा था और उससे ये पूछने लगा कि बाबा मुझे बताओ कि इन बातों में क्या सच्चाई है। चांद की वो कौन सी तारीखें हैं जब जिन्नात अपना आप यहाँ पर जाहिर करते हैं। तो बाबा ने मुझे बताया कि जब अमावस की रातें होती हैं, जब चांद बिल्कुल भी नहीं होता और अंधेरी रात होती है, उन दिनों में अगर जिन्नात के खानदान में, उनके कबीलों में किसी जिन की मौत हो जाए तो मातम की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस दरख्त के पास से बहुत भयानक रोने की आवाज़ें आती हैं। और अगर चांद की 14 तारीख के आसपास जिन्नात के खानदान में किसी की शादी हो तो बाकायदा यहाँ पर बारात चढ़ने की, ढोल बजने की आवाज़ें आती हैं। मगरिब के बाद हम लोग कब्रिस्तान के इस हिस्से की तरफ नहीं जाते। अगर तुम दिन के रोशनी में जाकर देखोगे तो जिस साइड पर वो दरख्त है उस तरफ कब्रें भी नहीं है। उससे तकरीबन आधा मीटर पहले पहले हम लोगों ने कब्रें बनाई हुई हैं। उस मैदान को खाली छोड़ा हुआ है, क्योंकि अगर उस तरफ तदफीन की तो वो जिन्नात किसी को भी नुकसान दे सकते हैं। मैंने ने कहा, बाबा क्या ये बात सच है या आपका वहम है? बाबा ने कहा, यह बात बिल्कुल सच है। एक रात की बात है, तब मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा भी है या नहीं। मैंने गांव में एक फोटकी हो गई और उसकी कब्र तैयार की। ये बात जो मुझे बाबा ने बताई उससे 20 साल पुरानी बात थी। वो कह रहे थे रात 9 बजे का टाइम था, मैंने कब्र तैयार की। अभी उन लोगों ने जनाजा लेकर आना था। वो लोग अभी जनाजा लेकर पहुंचे नहीं थे। मुझे उस तरफ की तरफ से रोने की आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा कि जिनकी फौत की हुई है शायद वो लोग होंगे। वो तदफीन करके चले भी गए, कब्र बंद भी कर दी गई। उसके बाद रात 11 बजे के करीब मैं दोबारा कब्र का एक चक्कर काटने के लिए आया कि कोई जानवर नुकसान न दे दे। तो मुझे फिर मातम की और रोने की आवाज़ें आने लगी। तो मैं क्या देखता हूँ, उस दरख्त के पास 2 लोग खड़े थे, एक मर्द और एक औरत। उन लोगों के पास एक छोटा सा बच्चा था। मैंने उन्हें देखा तो दूर से पूछने लगा कि आप लोग कौन हैं।
और ये किसकी आप लोगों ने मैयत उठाई हुई है? तो वो औरत रो रो कर बैन करके ये कह रही थी, ये मेरा बच्चा है और ये मर गया है। मैंने उन्हें कहा कि अगर इसकी कब्र तैयार करनी है तो आपने मुझे पहले बताना था, आप इसको डायरेक्ट लेकर आ गए हैं। तो वो जिन बहुत गुस्से में आ गया और ये कहने लगा कि तुम्हें किसने कहा है इसकी कब्र बनाने के लिए, हम खुद बना लेंगे। अभी मैं वहीं पर खड़ा था, मेरी आंखों के सामने ही वो गायब हो गए। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और फौरन से वापस आ गया। 7 दिन मुझे बुखार रहा। 7 दिन के बाद जब मैं कब्रिस्तान में लौटा तो मैं उस सड़क के करीब गया, वहां पर कोई कब्र नहीं थी। एक छोटी सी ईंट का सिरा मुझे इस दरख्त के नीचे से निकला हुआ नजर आया। मुझे समझ आ गई कि यही वो जगह है। मेरे दादाजी के भाई आमिल थे। मैंने उनसे ये मसला पूछा तो उनका ये कहना था कि वो जिन्नात थे, वहां पर जिन्नात हैं, उनके करीब मत जाना। उनकी फौतगी अगर अमावस की रातों में हो तो वो बैन करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि चांद की 14 तारीख के आसपास जिन्नात अपने ख़ानदान में शादियाँ रखते हैं। जब चांद पूरा रोशन होता है तो वीरानों में और ऐसी जगहों पर जहाँ पर जिन्नात आबाद होते हैं उनकी शादियाँ होती हैं। इसीलिए कहा जाता है अगर आप किसी वीराने से गुजर रहे हों और आधी रात का टाइम हो और वहाँ से आपको कोई आवाज़, कोई ऐसा मंजर नजर आए जहाँ पर आबादी का नामो निशान ना हो और वहाँ पर शादी हो रही हो, तो समझ आए वो जिन्नात की शादी है। उनके करीब नहीं जाना चाहिए। कहा यह जाता है कि कुछ जिन्नात बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं, जो मुस्लिम जिन्नात होते हैं, वो मुसाफिरों को भी खाना खिलाते हैं। लेकिन कुछ जिन्नात बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। अगर उनके उस फंक्शन के करीब से भी, उनके उस तकरीब के पास से भी कोई मुसाफिर जानबूझकर गुजरे तो उसको नुकसान भी दे देते हैं। अपनी ज़िंदगी को कभी भी जोखिम में नहीं डालना चाहिए। मैंने पापा की बातें सुनी, मैं डर गया। मैंने दिल में एक इरादा किया कि मैं कभी यहाँ पर आऊँगा चांद की चांदनी में। इतने डरने के बाद भी मैंने एक हिम्मत बांधी। अगला माह जब आया तो चांद की 14 तारीख थी। रात 10 बजे के करीब मैं कब्रिस्तान में पहुंचा। गर्मियों का मौसम था। अभी गांव में चहल पहल थी। जैसे मैं कब्रिस्तान के पास उस तरह के हिस्से में जाने लगा, मुझे बकायदा ढोल बजने की आवाज़ें आने लगी। मुझे दिखाई तो कोई नहीं दिया, लेकिन मैंने आग के गोले देखे जो दरख्त के ऊपर उड़ रहे थे। कोई दरख्त के अंदर जा रहे थे और कोई हवा में लहरा रहे थे। तभी दूर मैंने कुछ वजूद हवा में लहराते हुए देखे, कुछ काले और कुछ सफ़ेद। मैं समझ गया कि ये बात सच है, इनकी शादी है। अगर मैं पास गया तो मुझे जाने नुकसान भी हो सकता है। मैं बड़ी तेज़ी से वहाँ से निकला और पलट कर नहीं देखा। इसके बावजूद उस खौफ से मुझे बुखार हो गया। 3-4 दिन मैं बहुत बीमार रहा। उसके बाद मैं बाबा से मिलने आया और उनको सारी बात बताई। वो बहुत गुस्से हुए और ये कहने लगे कि तुमने अपने साथ बुरा किया है। ये जिन्नात अगर किसी इंसान पर अपना बसेरा कर लें तो उसको जान से मार देते हैं। दोबारा ये गलती कभी मत करना। उसके बाद मैं कभी भी रात के उस पहर कब्रिस्तान में नहीं जाता। अल्लाह रहम करे, अगर कभी रात के वक्त कोई फौतगी हो भी जाए तो गांव के सभी लोग मिलकर जाते हैं और कब्रिस्तान के उस हिस्से से दूर ही रहते हैं जहां पर जिन्नात बसते हैं। ये हमारे गांव की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया वहीद आपका। जिसमें हमेशा एहतियात करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी को कभी भी नुकसान में मत डालें महज जिन्नात को देखने के शौक में। कुरान पाक में इनका जिक्र है और हम लोग कभी भी इनके जिक्र से, इनके वजूद से मुनकर नहीं हो सकते। अल्लाह से हमेशा रहम मांगा करें। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinwig57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को विजिट किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल की स्टोरीज़ को लाइक किया करें और आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर किया करें। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।